हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन का अगला पार्ट, जहां हम बताने जाएंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। इससे पिछले वीडियो में मैंने कॉनकेव मिरर के सारे इमेज फॉर्मेशन आपको दे दी थी और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कॉन्वेक्स मिरर किस तरह से इमेज फॉर्मेशन करता है। तो आप लोगों को इनको ध्यान से देखना है, समझना है और इस ज्यादा टिपिकल भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखने वाला इसमें होता है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर में हम लोगों के पास उसके कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर की तरह नहीं दिखाई पड़ेगा। इसमें सिर्फ दो ही इमेज फॉर्मेशन होती हैं। इन फ्रंट ऑफ द मिरर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी इमेज वर्चुअल इरेक्ट ही बनेगी। पहली बात याद रखनी है कि ये मिरर कभी भी रियल इमेज को फॉर्मेशन नहीं करता। ये वर्चुअल इमेज बनाएगा, डिमिनाइज्ड छोटी साइज की बनाएगा और हमेशा इनसाइड द मिरर बनाएगा। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेगी। कॉनकेव मिरर के अंदर 6 अलग अलग केस थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 केस होंगे। इन फ्रंट ऑफ द मिरर कहीं भी रख दो और इन्फिनिटी पे रख दो। तो इस पे इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है आप ध्यान से देखिएगा। एक हमने कॉन्वेक्स मिरर को लिया हुआ है mm' और इसका एक पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इसके इन फ्रंट में हम कहीं पर भी हम एक ऑब्जेक्ट रख देंगे, कहीं पर भी एक ऑब्जेक्ट रख देंगे और एक रे हमेशा की तरह पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। ये मैंने आपको बताया था। और जो डाइवर्ज हो जाती है इस तरह से टकराने के बाद, डाइवर्ज रेज को हम बैक साइड में बढ़ाते हैं, जो कि इस मिरर के फोकस से पास हो जाती है। ये होता है इस मिरर का फोकस। ये केस 1 वाली लाइट रे है जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, डाइवर्ज होगी, जो फोकस से जाती हुई फील होगी। और दूसरी लाइट रे हम इसके सेंटर से पास कराएंगे। तो ये लाइट रे यहां टकराएगी, सेंटर वाली लाइट रे जहां टकराती है वहीं से वापस भी लौट जाती है। तो इस लाइट रे को हम इस तरह से बढ़ाएंगे। तो ये इस जगह पे जो कट हो रही है ये इसकी इमेज फॉर्मेशन है। तो इमेज फॉर्मेशन जो है A', B' फॉर्म होगी जब हम इसको इस तरह से दिखाएंगे। एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरी लाइट रे सेंटर कर्वेचर। तो सेंटर कर्वेचर की लाइन जिस लाइट पे जाती है उसी पर वापस भी लौट जाती है। तो इस तरह का इसका इमेज फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि हम लोग वर्चुअल इरेक्ट इमेज लेंगे और हमेशा स्मॉलर साइज की इमेज बनेगी। तो पहला वर्चुअल इरेक्ट होगी, इनसाइड द मिरर होगी और स्मॉलर या डिमिनाइज्ड इन द साइज होगी। ये आपको याद रखना है। इन्फिनिटी केस में अगर आप लाइट रे इन्फिनिटी से आती हैं तो ये दोनों लाइट रे डाइवर्स होंगी इस तरह से। डाइवर्स वाली लाइट रेज को हम पीछे की तरफ जब एक्सटेंड करते हैं तो एक पॉइंट पर काटती हैं, जो फोकस होता है वो यही इसकी इमेज फॉर्मेशन हो जाती है और इमेज फॉर्मेशन का कैरेक्टर यही होगा जो ऊपर है। तो आपको इस तरह से 2 इमेज फॉर्मेशन थी जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में रहेंगी। अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के यूजेस है, वो यूजेस आपको याद रखने हैं। मैं आपको ओरली डिस्कस कर दे रहा हूं यूजेस क्या हैं। आप सब लोगों को याद रखना पड़ेगा और आपने डेली लाइफ में देखा भी होगा कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं हमारी लाइफ के अंदर। अलग अलग जगहों पे हम इनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा जो व्हीकल्स होते हैं, जितने भी व्हीकल्स होते हैं जिनके साइड में मिरर लगा होता है, चाहे वो बाइक हो, कार हो, बस हो, ट्रक हो या कोई भी व्हीकल हो, उसके साइड में जो मिरर लगा होता है वो
आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। इसे रियर व्यू मिरर के नाम से भी जानते हैं। तो ये मिरर जो है आपका इस्तेमाल होता है उन जगहों पर, कहीं पर ब्लाइंड टर्न है। ब्लाइंड टर्न का मतलब एल शेप का टर्न, यहां से आने वाले इंसान को यहां वाले ट्रैक की गाड़ी नहीं दिख रही है, ऐसे केस में यहां पर एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे एल शेप टर्न पर, जहां पर बिल्कुल एल शेप में रोड टर्न कर रही होती है, उनके उस टर्निंग पॉइंट पर हम एक मिरर लगा देते हैं इस तरह से। यहां पर एक हम मिरर लगा देते हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर। तो यहां से आने वाले व्हीकल को यहां वाला व्हीकल आराम से यहां दिखाई पड़ेगा और एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को देख पा रहे होंगे और एक्सीडेंट नहीं होंगे। तो ब्लाइंड टर्न पर इसका इस्तेमाल होता है। आज के जमाने में कैमरा चल रहे हैं, कैमरे का इस्तेमाल हो रहा है। पुराने जमाने में जब कैमरे नहीं हुआ करते थे, पुराने जमाने की बात कर रहा हूं, मतलब ऐसा मत समझ लो कि बहुत पुरानी बात कर रहा हूं। पुराने जमाना मतलब 2000 से पहले तक की बात कर रहा हूं, जब कैमरा पॉपुलर नहीं थे। उस केस में लोग अपनी शॉप के अंदर इस मिरर का इस्तेमाल एज ए सिक्योरिटी मिरर करते थे। अपने शॉप के अंदर जो ऑनर होते थे अपने सामने एक मिरर लगा के रखते थे, जो अंदर दुकान की सारी चीजों को ठीक से वॉच कर पाए कि अंदर क्या चल रहा है। तो उसे सिक्योरिटी मिरर के नाम से भी जानते हैं। इस मिरर को हम रियर व्यू मिरर भी कहते हैं, सिक्योरिटी मिरर भी कहते हैं। तो ये इसके कुछ मेन फैक्ट हैं जिनकी वजह से ये काफी यूजफुल भी है। अब हमारे पास कॉनकेव मिरर भी था। कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल भी हम लोग अलग अलग जगहों पे करते हैं। देखा होगा आपने, एक कॉनकेव मिरर टाइप का सोलर कुकर होता है जो इस तरह की शेप का होता है और इसे एक स्टैंड में लगाया जाता है। तो जब यहां सनरेज गिरती हैं तो सारी सनरेज एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं आकर, जहां पर हम कोई भी अपनी कढ़ाई या कोई भी एपरेटस रखकर खाना पकाने का काम कर सकते हैं। तो ये कॉनकेव सोलर कुकर है जिसका इस्तेमाल हम लोग फ्राइंग बेकिंग के पर्पज से कर सकते हैं। बड़े बड़े सोलर फर्नेस होते हैं जिनमें इनका इस्तेमाल होता है। हमारी लाइफ में इसका इस्तेमाल डॉक्टर अपने डेंटिस्ट वगैरह होते हैं, वो हेड में एक छोटा सा मिरर लगाते हैं जिससे कि अंदर के जो कोई भी डेंटल कैविटी है उसको अच्छे से देख सकें, उसकी इमेज को अच्छे से देख सकें और उसको ऑपरेट कर सकें। तो ये मिरर जो है अलग अलग पर्पज से अलग अलग जगहों पर कई डॉक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं सोलर पैनल में, सोलर कुकर में, और तमाम एक्टिविटीज के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल अपने यूजफुल तरीके से कर लेते हैं। तो ये सारे हैं यूजेस ऑफ द मिरर, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। तो आप सब लोगों को इनके यूजेस याद रखने हैं और इनकी इमेज फॉर्मेशन याद रखना है। इनसे अक्सर क्वेश्चंस आपको बनते रहते हैं और इसके आंसर भी आपको खंगालने पड़ेंगे या याद रखने पड़ेंगे। अब हम लोग शुरू करेंगे इन मिरर की इवेंट्स के बाद इसके मिरर के फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलेस को हम लोग और समझेंगे। एक कॉन्वेक्स मिरर है, एक कॉनकेव मिरर है। हम लोग जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी मिरर के सामने रखते हैं कहीं पर, तो इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और यू से हमेशा रिप्रेजेंट की जाती है। तो इसका यू जो इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है वो हमेशा नेगेटिव काउंट होता है। वी पोजीशन ऑफ इमेज, कहां इमेज बन रही है, 6 टाइप की इमेज बनाई थी, उनकी क्या लोकेशन थी,
तो इमेज की जो लोकेशन होती है उसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो नेगेटिव रहेगी जब रियल इमेज होगी, और v की एक केस, जो फर्स्ट केस था, पहला केस था जब वर्चुअल इमेज बनी थी, तब उसको हम लोग लेते हैं पॉजिटिव में। ये याद रखने वाली चीज है। पॉजिटिव डिस्टेंस लेंगे वर्चुअल इमेज के लिए और नेगेटिव डिस्टेंस लेंगे रियल इमेज के लिए। इसके बाद फोकल लेंथ इसकी हमेशा नेगेटिव काउंट की जाती है कॉनकेव के लिए। कॉन्वेक्स में जितनी भी पोजीशंस हैं वो इनसाइड द मिरर है, जहां पॉलिश्ड पार्ट है। पॉलिश की स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है और पॉजिटिव की स्पेलिंग भी पी से स्टार्ट होती है। तो दोनों ही आपको याद रखना है, पी यानी पॉलिश्ड पार्ट के तरफ की सारी डिस्टेंस जो भी लेनी है, चाहे वो यू हो या बी हो या एफ हो, वो हमारा पॉजिटिव ही होगा। लेकिन यू कभी भी मिरर या लेंस के लिए कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है, यू हमेशा नेगेटिव होता है। लेकिन वी और एफ इस मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपके पॉजिटिव के रहेंगे। आप देखिएगा यहाँ पर इस इमेज में ये फोकल लेंथ है और इमेज की ये डिस्टेंस है v, तो दोनों ही पॉलिश्ड एरिया में है, इसलिए दोनों को पॉजिटिव लेते हैं। तो इसका u हमेशा नेगेटिव होता है और v, f दोनों ही पॉजिटिव होते हैं ऑलवेज, हमेशा के लिए। इसके किसी भी केस में v की पोजीशन चेंज नहीं होगी, v पॉजिटिव ही रहेगा और f भी पॉजिटिव रखता है। दूसरा एक फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन इक्वल टू -b अपॉन u, और एक फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन इक्वल टू h2 अपॉन h1। h2 क्या होता है? h1 होती है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, h1 होती है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो AB है वो h1 है और जो A डैश B डैश है ये तुम्हारा जो है वो h2 होगा, ये h2 होगा। तो इस तरह से आपको h1 और h2 का रेशियो भी लोगे तो वो भी मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इसके दोनों फॉर्मूला को कंबाइन कर दिया जाए तो फॉर्मूला बन जाता है h2 अपॉन h1 इक्वल टू -b अपॉन u। एक फॉर्मूला आपको u यूज करना पड़ेगा और एक मिरर फॉर्मूला जो आपका होता है 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन u। एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। इसके न्यूमेरिकल जितने भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स जितने होते हैं उन सबको हम लोग इन दो फॉर्मूलों की मदद से यूज करके निकाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें और रीड करने के साथ साथ उसकी u, b, f जो भी गिवन है, जब आप न्यूमेरिकल पढ़ोगे तो कह देंगे ए 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी, तो h1 आपको पता है इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता रहे हैं तो उसको हम u से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड फॉर्म्स द इमेज बोल दें अगर एट 20 सेंटीमीटर तो इमेज की डिस्टेंस बोलेंगे तो v मानोगे। आपको इन तीन चीजों में से कोई सी एक चीज मिसिंग होगी। कभी कभी क्या करेंगे वो h1 आपको दे देंगे, u और v में से कोई एक चीज दे देंगे f के साथ और फाइंड करने को बोलेंगे h2 को और f या v को। तो आप इस तरह से रिलेशन आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे और न्यूमेरिकल फाइंड करेंगे। फॉर्मूला याद करके रखेंगे आप सब लोग। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल की कुछ प्रैक्टिस कराएंगे जो आप अच्छे से सीख के जाएंगे। ओके, तो इतनी बात थी न्यूमेरिकल से रिलेटेड। इस पोर्शन से आप सबको याद रखनी पड़ेगी। और अब इसका थ्योरी का जो पोर्शन बचा हुआ है, हम लोग रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे अभी तक, अब हम बात करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है मैंने पहले ही बता दिया था आपको स्टार्टिंग के टाइम पर ही कि बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द लाइट बाय द पेयर ऑफ मीडिया इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जब किसी एक पेयर ऑफ मीडिया मतलब एयर ग्लास, एयर वाटर ग्लास, कोई भी हो सकता है, उनसे जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो अपना पाथ चेंज कर देती है। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्रैक्शन कोई
स्पेशल इवेंट नहीं है, ये आंख का एक धोखा है जो अलग अलग मीडियम होने पर हम लोगों को फील होता है, ऐसा हम लोग देख पाते हैं और हमारा दिमाग उस इमेज को वैसा ही कंसीडर करता है। तो हमारे पास ये जो एबिलिटी है, जो दो चीजें हमारे पास आएंगी, एक होता है मीडियम। मीडियम में दो पार्ट हैं, एक रेयर मीडियम जिसे रेयर बोल देंगे, दूसरा डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम क्या होते हैं? दोज मीडियम इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर वाइडली सेपरेट। जिस मीडियम के पार्टिकल दूर दूर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रेयर मीडियम। और दोज मीडियम इन विच the particles of the medium are compactly packed, they are close together। जब मॉलिक्यूल आपस में क्लोज होते हैं तो उसको हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। तो रेयर और डेंसर में पहला डिफरेंस है कि पार्टिकल की अगर क्लोजनेस है तो डेंसर है, और दे आर फार्थर टू ईच अदर, दूर दूर है तो उसे बोलेंगे कि वो रेयर है, पहली बात। दूसरी बात, स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर इन द रेयर मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट स्लोअर इन द डेंसर मीडियम। जैसे बाधा दौड़ को देखा होगा आपने, रास्ते में खम्भे लगा दिए जाते हैं, खिलाड़ी दौड़ दौड़ के निकलते हैं उसमें से, तो वैसे ही अगर डेंसर मीडियम होगा, पार्टिकल क्लोज होंगे तो बार बार लाइट से टकरा कर रिफ्लेक्ट होगी और अपने पाथ से बहुत बार डाइवर्ट होगी, और वहीं पर रेयर मीडियम में ऐसा कम कर पाएगी। तो यानी इसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है डेंसर मीडियम में। तीसरी बात आती है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, अगर वो टुवार्ड्स नॉर्मल चली आती है, जैसे ये लाइट रे है एयर से ग्लास में जा रही है, तो ये टुवार्ड्स द नॉर्मल आगे जाना चाहिए था इसको यहाँ पर, और चली गई ये थोड़ा सा अंदर की तरफ। तो डेंसर मीडियम में ये टुवार्ड्स नॉर्मल हो जाती है, और यहाँ देखो ग्लास से एयर में आ रही है तो इसको जाना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन जा रही है वहां, यानी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो रेयर मीडियम में ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, और डेंसर मीडियम में टुवार्ड्स द नॉर्मल हो जाती है। तो ये तीन बेसिक डिफरेंस हमने आपको बताई है, तीन बेसिक डिफरेंस याद रखिए, उससे ही आपको रेयर और डेंसर मीडियम में डिफरेंस करने को आ सकता है। जैसे कि मैं बात करता हूं एयर, रेयर मीडियम है, डैम्प एयर, तो रेयर मीडियम जो होगा, ड्राई एयर जो होगी रेयर मीडियम होगी, और डैम्प एयर मतलब जो कोहरा होता है, बहुत मॉइस्चर होती है, ह्यूमिडिटी होती है, उसे डैम्प एयर बोलते हैं, तो वो डेंसर हो जाएगी उसके ड्राई एयर के रेशियो में। इसके बाद वाटर, तो एयर के रेशियो में वाटर डेंसर है, ऑयल वाटर के रेशियो में ऑयल डेंसर है, ग्लास कांच को ले लिया तो कांच के रेशियो में वाटर रेयर हो जाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि वाटर डेंसर मीडियम है कि कांच डेंसर मीडियम है। हम जिस मीडियम को ले रहे हैं उनको कंपेयर करेंगे तब बता पाएंगे कि किसके रेशियो में दूसरा मीडियम रेयरर है या डेंसर है। वो डिपेंड करता है कि मीडियम को हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। हम कभी ये नहीं कह सकते कि वाटर हमेशा डेंसर रहेगा या ग्लास हमेशा डेंसर रहेगा। मान लो हमने ग्लास से डायमंड में लाइट पास करा दी तो फिर तो हमारा ग्लास जो है रेयर मीडियम हो जाएगा और डायमंड डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो ये मीडियम पर डिपेंड करता है कि जिसके पार्टिकल जितने ज्यादा कॉम्पैक्ट होते चले जाएंगे, जितने ज्यादा क्लोज होते चले जाएंगे, वो मीडियम उतना ही ज्यादा डेंसर होता जाएगा। ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो हम कंपेयर करते हैं कि कौन सा मीडियम किसके साथ लेना है, उस हिसाब से रेयरर और डेंसर को हम क्लासिफाई कर पाएंगे। वैसे आप नॉर्मली याद रख सकते हो, ए ड्राई एयर, डैम्प एयर, वाटर, ऑयल, ग्लास, डायमंड, ऐसे क्रम में अगर जाओगे तो ये डेंसर की तरफ इंक्रीज होते हुए जा रहे हैं। ओके, तो डेंसर और रेयरर दो मीडियम होते हैं। अगर इन मीडियम में लाइट पास होती है तो वो निश्चित तौर पर अपना पाथ चेंज करेगी और उस पाथ चेंज करने की एबिलिटी को हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन। ओके, अब ग्लास स्लैब की बात चल रही है। ग्लास स्लैब
एक कांच का टुकड़ा होता है, रेक्टेंगुलर पीस होता है और वो कुछ थिक होता है, इस स्केच की तरह थिकनेस होती है उसके अंदर, और उस रेक्टेंगुलर पीस को हम एक पेपर पर बाउंड्री बना देंगे पेंसिल से और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और उस पर एक कोई एंगल अपना फिक्स कर देंगे। हम यहां पर कोई भी एंगल बना देंगे, कोई भी मान लिया, ऐसा नहीं है कि हमने 60 लिख दिया तो आप 60 को ही माने, 60, 30, 45 कुछ भी एंगल ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको रखेंगे तो इस लाइट रे के ऊपर हम दो आलपिन को हम यहाँ फिक्स कर देंगे, फिर हम यहां से उसको देखेंगे। यानी हमारे ये पेपर के ऊपर ये ग्लास स्लैब रखा है, हमने यहाँ पर 2 आलपिन लगा रखी और हम यहाँ इस तरह से देखेंगे तो इसके अंदर से हमें यहाँ पर एक लाइट रे नजर आएगी। इसके अंदर से जब देखेंगे तो हमें यहाँ एक लाइट रे नजर आएगी और उस लाइट रे पे हम 2 आलपिन लगाएंगे। हम आलपिनों को लगा रहे होंगे यहाँ पर, लेकिन नजर आ रही होंगी वो हमें यहाँ पर। इसका मतलब है कि रिफ्लेक्शन से हमें वो दिख तो यहाँ नहीं होंगी, लेकिन जब हम उनको फिक्स कर चुके होंगे तब दोबारा देखेंगे तो वो यहाँ पे लगी हुई मिलेंगी हमें। इसका मतलब है कि लाइट ने उनको बेंड किया, उनके पाथ को चेंज किया। तो ये यहाँ आ जाएंगी, मैं इनको ज्वाइन कर दूंगा और इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम बाद में रेक्टेंगुलर पीस हटाकर ज्वाइन कर देते हैं। तो ये है तुम्हारी इंसिडेंट रे, ये है तुम्हारी इंसिडेंट रे और ये है आपकी रिफ्रैक्टेड रे। और इसे कहते हैं हम इमर्जेंट रे। यानी जब दूसरी बार लाइट रे रिफ्रैक्ट फिर से होती है तो उसको नया नाम दिया गया है इमर्जेंट रे। तो ये तुम्हारा लाइट रेज की सभी के पॉइंट का नाम है। आप दोनों परपेंडिकुलर को कुछ नाम डाल सकते हो, mm डैश डाल सकते हो और इधर पे nn डैश डाल सकते हो। इस तरह से नेमिंग कर देंगे, सभी रेज के कुछ ना कुछ नाम डाल देंगे जिससे कि आप उनको क्लासिफाई कर पाएंगे क्या कौन सा नाम है। तो ये पूरी इवेंट से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है ग्लास स्लैब का, तो हम इस तरह का उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आता है इसमें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो बात यहाँ बिल्कुल सेम है। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ आर का मतलब हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए इसको कोई नया नाम नहीं दिया जाता है। इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे होगी और ये तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे होगी। तो ये रिफ्रैक्टेड रे जब जिस सरफेस से दोबारा पास होती है तो इमर्जेंट रे कहलाती है और इस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, यानी नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ इमर्जेंस कहेंगे। तो हमारे पास इस तरह से इन फंडामेंटल थिंग्स को जानने की जरूरत है। ये इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट एंगल, ये सारे नेमिंग फंडामेंटली आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी। अब आपका आता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है कि अगर किसी ग्लास स्लैब या किसी भी सरफेस या मीडियम से एक लाइट रे जाती है तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर बिलोंग करेंगे। पहला लॉ सेम है जैसा कि आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में था। और सेकंड लॉ बोलता है कि अगर ये एयर है और ये ग्लास है तो इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है
उसके एंगल के साइन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा किसी भी गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए। कोई भी गिवन पेयर ऑफ मीडिया ले लें, चाहे एयर वाटर ले लें, ग्लास वाटर ले लें, एयर ग्लास ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, तो उस दौरान उसका रेशियो जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा कांस्टेंट रहता है। द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। इट इज डिनोटेड बाय n। अब इस n को हम कभी कभी जिस मीडियम को लेते हैं, जैसे ANG लिख सकते हो, या मीडियम 1 से मीडियम 2 जा रहा है तो मीडियम 1 2 लिख सकते हो। कुछ बुक्स ने इसे ऐसे भी लिखा है, मीडियम 1 और मीडियम 2 ऐसे भी लिख दिया है। तो हर बुक के अकॉर्डिंग इसकी रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसका तरीका, उसका जो फॉर्म है वो ऐसा ही रहेगा। आपको ये सब चीजें याद रखनी है। जो चीज भूल जाओ उसको कहीं ना कहीं नोट करते रहो, वीडियो को पॉज कर लो और चीजों को नोट कर लो। हमारे वीडियोस को जहां आपको इम्पोर्टेंट चीज लगती है, मैं बोल रहा हूं, आप वहीं पॉज करके नोट कर लिया करो। हम आपको कोई हेल्दी नोट्स नहीं देने वाले हैं, हम आपको शॉर्ट और समराइज नोट्स देंगे और गारंटी से बोर्ड में वो चीजें मिलेंगी। कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो मैं आपको बहुत ज्यादा एलेबोरेट करके समझा दूं और बाद में मालूम पड़े वो बोर्ड में उसका कोई लेना देना नहीं रहा। आपको मैं वो सारी चीजें दूंगा, लेकिन बहुत ही शॉर्ट और समराइज तरीके से दूंगा। आप लिखते रहिएगा, समझते रहिएगा, बार बार वीडियो देखिएगा। आपको इन गर्मियों की छुट्टियों का पूरा फायदा लेना है और मेरे इसी शॉर्ट समराइज वीडियोस को देखने के बाद जब भी कभी एग्जाम में अपीयर होंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। आप ये नहीं कह पाएंगे कि मेरे ये क्वेश्चन छूट गया, मैंने ये तो कभी सुना ही नहीं था। तो मैं आपको जब तक क्लोज होने के बाद कुछ क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूंगा और हो जाएगा पॉसिबल तो मैं आपको क्वेश्चंस अपने इसी चैनल पर सेंड भी करूंगा, जिससे कि आप नोट करके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं मैंने 100 क्वेश्चन करा दिए प्रैक्टिस और आपको एक क्वेश्चन मिला, मैं आपको 25 क्वेश्चन दूंगा, 20 क्वेश्चन दूंगा, उसमें गारंटी से 2 3 4 5 क्वेश्चन आपको निश्चित मिलेंगे। ये मेरे 22 साल का अनुभव आपको बताएगा कि आपको मेरे एक शॉर्ट और समराइज नोट्स में ही सब कुछ मिल गया है। इसलिए बार बार वीडियोस को रिपीट करके देखते रहिए, समझते रहिए क्या बता रहे हैं हम, और उनको अपने नोट्स पर नहीं नोट करते रहिएगा। ओके, आपको नोट्स के लिए मैं आपको पॉसिबल हुआ तो नोट्स भी अपलोड करूंगा और उस नोट्स को आप देखकर जो भी जरूरत का समझें आप नोट कर सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट टाइम हम आपको इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, रिफ्रैक्शन को। इस फर्स्ट लॉ को हम लोग जो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे, सेकंड लॉ को हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की सेकंड पार्ट है उसे स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। ये कभी कभी नाम से ही पूछा जाता है, बच्चे जान नहीं पाते हैं और छोड़ देते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं हमें आती हैं लेकिन उसके बारे में ठीक से सुना नहीं तो फिर हम भूल जाते हैं। तो सेकंड लॉ को लॉ स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं और ये जो एन होता है एक कांस्टेंट होता है जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।